आपका पुनः स्वागत है ज्ञान ज्योति कार्यक्रम में। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 2 या 3 मिनट। अपनी परंपरा के अनुसार कोशिश हमारी रहती है कि हम समय से शुरुआत करें। तो आइए, सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और कार्यक्रम की विधिवत शुरू होने की घोषणा करें। अरविंद गुप्ता जी, प्लीज। धन्यवाद विक्रम जी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सारे दोस्तों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम बहुत दिनों बाद 28 मई के बाद 28 जून के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। एक दूसरे की शक्ल देख करके बहुत सारे लोग आह्लादित हैं, प्रसन्न भी हैं। सबके चेहरे पर रौनक आ गई है। हमारी दाढ़ी जस की तस है, आगे इसी तरह से बढ़ती रहेगी, आप चिंता न करिएगा। आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी को सादर वंदन नमन कि उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार करके इस तात्कालिक विषय पर अपना विचार रखने के लिए सहमति दी है। हमारे पूर्व अध्यक्षगण आदरणीय श्री बी एन राय साहब, अशोक भैया, उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार अरोड़ा जी, संस्थापक सदस्य हमारे सीएम बंसल साहब, सभी लोगों का स्वागत है। हम प्रयास करेंगे इसी प्रकार आगे भी मिलते रहें, एक दूसरे को देखते रहें। मैं आग्रह करूंगा विक्रम जी से कि इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ करें। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत। आप सभी के सम्मान में हमारा अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद विक्रम। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक फॉर्मल वेलकम के लिए अजय गुप्ता जी को इलाहाबाद से, जो हमारे दोनों सेटअप के चेयरमैन भी हैं उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के। अजय गुप्ता जी, आज के इस वेबिनार में दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी, मुख्य वक्ता श्री नरेंद्र शर्मा जी, प्रांतीय संघ के प्राणवान संस्थापक सदस्य गण, भूतपूर्व अध्यक्ष गण एवं बार के समस्त पदाधिकारी गण एवं विभिन्न अंचलों से जुड़े सम्मानित सदस्य गणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा इस वेबिनार की कड़ी को बनाए रखने वाले श्री विक्रम चावला जी को धन्यवाद देता हूं तथा पुनः एक बार सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता, एडवोकेट। धन्यवाद अजय जी। और अब मैं इनवाइट करता हूं अनंत सिंघल जी से कि आए, आज के मुख्य वक्ता का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करें। अनंत सिंघल जी प्लीज, जो हमारे लीगल सेल के चेयरमैन भी है। अनंत जी प्लीज। थैंक यू विक्रम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम तो आपने जो है इंट्रोडक्शन का दायित्व मुझे दिया है अपने बड़े भाई, हम सब के अग्रज नरेंद्र शर्मा साहब का। मैं पूर्व में भी बहुत कुछ कह चुका हूं, शायद अपनों के बारे में इतना ज्यादा बताना ये भी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हूं मैं इसमें अपने आप को पा रहा हूं, किंतु सभी आप अवगत हैं नरेंद्र जी से। और हम लोग को जिस तरह से ये एक बात मैं सबसे विशिष्ट रूप से बता दूं, जो मैंने स्वयं इनसे सीखी है और जानी है और फॉलो भी करने का प्रयास किया, इंटरप्रिटेशन जो है, जो धारा में बह रहे हैं आप नियम और कानून की, जो आपके सामने रखा गया है, एक अधिवक्ता का सिर्फ दायित्व उसको फॉलो करने का ही सिर्फ नहीं है, उससे इतर जाकर के आप उसकी संवैधानिकता, आप उसकी उपयोगिता, इन सब के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। औचित्य, अनौचित्य, इस पर भी ध्यान देना होगा। इन सब में भाई साहब का कोई सानी नहीं है। मैं श्रद्धान्वित हूं उनके सामने और यूपी टैक्स बार की ओर से उनका विशेष अभिनंदन। थोड़ा विषय के विषय में जरूर मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा कि आज का विषय हमने थोड़ा सा अलग सा रखा है, क्यों एक्चुअली ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है, हम उस पर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आज जो है, जो जीएसटी और हेल्थ केयर गुड्स, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, ये वस्तुतः एग्जम्प्ट सर्विसेज में आती है सेक्शन 247 में, जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज और बोथ जो नील रेट एक्ट जो है अट्रैक्ट करती है, इसके तहत ये एग्जम्प्ट है। सेक्शन 11(1) के पावर के तहत
नोटिफिकेशन नंबर 12 अब 2017 डेटेड 28/6/2017, इस जो अमेंडेड टाइम टू टाइम है, इसकी एंट्री नंबर 74, HSN कोड है 9993 और हेल्थ केयर सर्विस जो है इसमें डिफाइंड है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। एंट्री नंबर है, बता चुका हूं मैं आपसे पहले भी, एंट्री नंबर 74 सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब आशय सिर्फ इन सब चीजों को बताने का यह है कि भूमिका आपके सामने रहनी चाहिए। जब भी भाई साहब आपके सामने पूरा विस्तार से सब चीजों को रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहां तक इसका औचित्य और अनौचित्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है उसके संदर्भ में देखने का। तो हेल्थ केयर सर्विसेज को इसी के डिफिनीशन में नोटिफिकेशन के 2ZG में स्पेसिफाई किया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान देंगे, जरूर चाहूंगा, सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर फॉर इलनेस। मेरा मतलब यह है कहने का कि ऑल एस्पेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन इट रिगार्डिंग मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसमें काफी चीजें जो हैं वो शामिल नहीं होती हैं, जिन पर अनापेक्षित रूप से जो है, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि साहब हेल्थ केयर सर्विसेज में ऑल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर जितनी है उस पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, और फिर फर्दर उन पर तरह तरह का जो है अब इसी में जैसे एक ये है कि इन पेशेंट है, अगर जैसे हॉस्पिटल के अंदर कोई दाखिल होता है तो उसके अंदर जो भी खर्च आता है, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, किसी चीज से रिलेटेड हो, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, तो वो उस पर किसी तरीके कर देता नहीं है। ये बात तो बिल्कुल अविवादित है। और 2R के जजमेंट्स भी इधर बहुत रिसेंट आए हुए हैं, CMC वेल्लोर एसोसिएशन और इसका टर्ना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इसमें यह कहा गया कि इन पेशेंट जो हैं उनको तो आप एग्जेम्पशन देंगे, उनके लिए एग्जेम्पशन ये लागू होगा। एज रिगार्ड आउट पेशेंट, मतलब आप पर्चा बना के वहां से लाते हैं और दवा लेते हैं, तो क्या वहां पर डोमिनेंट ऑब्जेक्ट आपका ये सर्विस नहीं है, लीगल नहीं है, यहाँ पर मेडिकल सर्विस नहीं हो रही है? दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पर भी आपका एक रहेगा कि क्या ओपीडी पेशेंट्स या जो बाहर के हमारे जो उसके बाद दवा ले रहे हैं वहां से ऊपर से आकर के नीचे, या मतलब यहाँ हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल ओन्ड फार्मेसी है, मैं विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा सभी। दूसरा एक और है इसमें विकलांगों के लिए, और जो आपके ब्लाइंड्स हैं, किसी भी सरकार ने अभी तक ये साहस नहीं किया कि इन लोगों पर भी किसी तरीके से करारोपण कर दिया जाए। एसेसरीज हैं जो इम्प्लांटेड है, इस पर ये ध्यान दिला रहे हैं हमारा आपका सबका, कि देखिए किस तरह से ये अनुचित है और इसका औचित्य नहीं है। और तीसरा है मेडिक्लेम पॉलिसी है। एक तरफ तो आप कहते हो साहब सुरक्षा का वायदा करते हो, बहुत महंगी है अपने यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उसके लिए मेडिक्लेम आप जब लेते हैं उस पर भी 18% लगा रखा है आपने। और इन सब से इतर एक और, आज की तारीख में सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटाइजर पर जो टैक्सेबिलिटी है जो इन्होंने अभी भी घोषणा की है कि 18% ही होगी, इस पर भी तथ्यात्मक और विधिक विवेचन हम सबके सामने रख रहे हैं। अग्रज हमारे नरेंद्र शर्मा साहब, बहुत बहुत आपका आगमन है, आप आए और अपना जो है यहाँ पर। धन्यवाद सिंगल साहब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उसके लिए भी, और मैं एक विशेष वेलकम करना चाहूंगा हमारे कुछ फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स हैव जॉइंड इन फ्रॉम तमिलनाडु, कोयम्बटूर, जनार्दन। वेरी गुड, you're welcome. It's really nice when we have our friends and attendees from all over India. Now I hand over the mic to our guest of the day, the chief speaker, नरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। टॉपिक इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब आपको सुनने के लिए बेताब है। शर्मा जी प्लीज। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, एसोसिएशन के पदाधिकारियों और श्रोताओं सहित, कि आपने मुझे इस विषय पर फिर से पढ़ने का अवसर दिया। तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हुई। आपकी प्रार्थना देखिए, जो सदस्य वंदना प्रारंभ हुई है उसका आखिरी शब्द है निश्चेष जाड्यापहा, यानी अंधकार दूर हो जाए। ज्ञान ज्योति जलती है तभी अंधकार दूर होता है।
आपने प्रार्थना भी की कि अंधकार दूर करो भगवती। तो उसी में एक छोटी सी मोमबत्ती में भी जलाने का प्रयास आपके समक्ष करूंगा। सही हुआ या नहीं ये तो आप निर्णायक हैं। जैसा हमारे सिग्गल साहब ने बताया कि हेल्थ केयर सर्विसेज दिनांक 28/6/2017 को विज्ञप्ति जारी कर मुक्त की गई। विज्ञप्ति क्या है, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं और आपका ध्यान आकर्षित भी कर रहा हूं। हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है वो उन्होंने बताया अभी। बाई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट 1, एन ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 2 और पैरामेडिक्स। ये 3 तरह के लोग यदि कोई क्लिनिक हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर कोई जीएसटी की देयता नहीं है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन में सर्विस है, जैसे एम्बुलेंस आती है या एयर टैक्सी आती है, उस पर भी जीएसटी नहीं है। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? हेलो? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर, प्लीज। ठीक है। अब इस विज्ञप्ति को देखिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी इसमें कहीं नहीं लिखा, अर्थात सबको मिलेगी। लेकिन वास्तविकता में ये नहीं मिल रही है। सिग्नल जी ने 2 शब्द प्रयोग किया, आउटडोर इंडोर पेशेंट। ऐसा यहाँ कोई शब्द नहीं है। ये डॉक्टरों जो क्लिनिक चला रहे हैं, ये शब्द उन्हीं की इजाद है और हम उससे भ्रमित हमको नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ शब्दावली और है, जैसे ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, उसमें यूनानी भी है, तिब्बी भी है, सिद्धा भी है। और ये सभी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 में स्पष्ट किया गया कि इसके अंतर्गत एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या कोई अन्य सिस्टम जो भारत सरकार स्पष्ट करे सम्मिलित है। यानी किसी भी तरह का मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, उसमें अगर कोई इलाज कराने जाता है, हेल्थ सर्विसेज के लिए जाता है, तो उसको हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलेगी। यही नोटिफिकेशन का स्पष्ट आशय है। अब इसी में उन्होंने कहा टू कैरी आउट डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज ऑफ डिसीज। आज आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो जांच के लिए लिखता है, तो वो भी इसके अंतर्गत करमुक्त होने चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं देखने में आ रहा है। पूरे भारत में कहीं भी ये करमुक्त हैं। एक इसी में हम एक चीज और समझ लें, क्योर और केयर 2 शब्द हैं। क्योर माने निदान, केयर माने देखभाल। तो केयर जो है वो करमुक्त नहीं है, क्योर करमुक्त है। जहां निदान हो रहा है वो करमुक्त है। जैसा सिंगल साहब ने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करमुक्त नहीं है, क्योंकि वो आपके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। फिर इसमें एक भेद समझ लीजिए। आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं, घटनाएं घट गई हैं, कम हो गई हैं, कि किसी लड़की या महिला पर तेजाब डाल दिया गया। वहां तेजाब डालने पर जो उसके विकृति होगी वो इसमें कवर्ड होगी मेरे अनुसार। क्यों? वो विकृति है और विकृति नोटिफिकेशन में एक्ट में मेंशन है। तो जहां हम विकृति का इलाज कर रहे हैं
वो कर मुक्त है। पर जहाँ सौंदर्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि नाक की या होठ को बेहतर करने के लिए, वो कर मुक्त नहीं होगी। अब इंडोर आउटडोर पेशेंट जो है, जब कोई किसी चिकित्सक के पास जाता है तो वो पहले रिपोर्ट के लिए कहता है, और रिपोर्ट जब देखता है तो चिकित्सक तय करता है कि इसको हम भर्ती करें, या लिख देता है कि आप हफ्ते में 2 दिन आइए या 1 हफ्ते बाद आइए, जब भी आइए, और वो दवा देता रहता है, तो उसको आउटडोर कहते हैं। और जिसको भर्ती कर लेते हैं उसको इंडोर कहते हैं। यानी जो दरवाजे के अंदर हो गया वो इंडोर है, और जो दरवाजे के बाहर है वो आउटडोर। ये देखिए हॉस्पिटल इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80D हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक को डिफाइन करती हैं। हम इसको और बेहतर उस इनकम टैक्स एक्ट से समझ सकते हैं, और इनमें कहीं कोई भेद नहीं है, बल्कि इसको समझ के हम अपने विषय को और बेहतर समझ सकते हैं। सिंघल साहब ने बताया, और मैं उन निर्णयों को भी हवाला दे रहा हूँ धीरे धीरे। टाटा मेन हॉस्पिटल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2008 का निर्णय है 36 NTN DX 149। दूसरा अश्विनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CTO त्रिशूर 51 NTN DX 29, ये 2013 का निर्णय है। इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2014 का निर्णय है, वॉल्यूम 55 NTN। फिर मेसर्स फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2016 का निर्णय है, वॉल्यूम 61 NTN 122। तो इतने निर्णयों में ये स्पष्ट किया गया कि हेल्थ केयर सर्विसेज में कोई भी प्रकार का GST नहीं लगेगा, लेकिन लग रहा है। ये देखना हम लोग अधिवक्ताओं का काम है कि क्यों लग रहा है, और जो लग रहा है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए और उसका सम्यक प्रतिकार भी होना चाहिए। ये एक नागरिक के नाते और अधिवक्ता के नाते हमारा दायित्व है। अब सिंघल साहब ने एक विषय और स्पष्ट किया, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन। बुढ़ापा ऐसी चीज है जो हम चाहे न चाहे, लेकिन वो वक्त के साथ आता ही है। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव संख्या 46/91 16/12/91 को सभी सदस्यों ने, नमस्कार दवे साहब, नमस्कार, यह संकल्प लिया कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, पार्टिसिपेशन, केयर, सेल्फ फुलफिलमेंट, डिग्निटी एंड इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी के लिए हर देश अपने यहाँ कानून बनाएगा, और भारत में भी कानून बना। नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स 1999, उसमें लक्ष्य रखा गया कि आर्थिक सहायता, खाद्य सहायता, स्वास्थ्य का समुचित प्रबंधन और वृद्ध निवास, इसके लिए गवर्नमेंट NGO के माध्यम से और स्वयं कार्य करेगी। राष्ट्रीय स्तर की समिति भी बनी और प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग समितियां भी बनी, पर सरकार की निगाह में शायद ये कानून पर्याप्त नहीं था। इसीलिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 भी पारित हुआ, जिसमें कि वृद्ध व्यक्तियों की जीवन रक्षा, संपत्ति रक्षा और शारीरिक और मानसिक अत्याचार से बचाने का प्रावधान किया गया। हमको जिनकी आयु है, सीनियर सिटीजन है, उनको अनुभव है कि रेल में और एयर में भी कोई एयरलाइंस सीनियर सिटीजन को भाड़े में रियायत भी देती है, 50% से लेकर उनकी जैसी योजना हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में आयुष्मान भारत योजना भी लागू की, जो 5 लाख रुपए तक
निःशुल्क चिकित्सा देती है। इसका हाल हम लोग न जिक्र करें तो ही बेहतर। किंतु जीएसटी को, इस बात, जीएसटी काउंसिल को या जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन को वरिष्ठ नागरिकों से कोई लेना देना नहीं। उनको भारत के नागरिक, वरिष्ठ नागरिकों से, उनको अपने टैक्स से मतलब है। वो वरिष्ठ नागरिक हो या बच्चा हो, उनको तो केवल जीएसटी चाहिए। हमारे संविधान में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सीनियर सिटीजन के लिए राज्य का दायित्व बनाया गया है कि वो उनके लिए उचित व्यवस्था करे। लेकिन जीएसटी लगता है इन सबसे ऊपर है। उसको ना इंटरनेशनल कानून की पर, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जो कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए, उनमें किसी की रत्ती मार भर परवाह नहीं है, और वो सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। इनकम टैक्स एक्ट दे रहा है, ऐसा क्यों? ये हमारे लिए सोचने और विभिन्न स्तरों पर इस बात को निरंतर उठाने का मुद्दा है, गंभीरता से उठाने का मुद्दा है। हाँ, वो जो हेल्थ केयर सर्विसेज में एक पॉइंट मैंने नोट किया कि जो इंडोर पेशेंट हैं उनको फूड भी प्रोवाइड होता है, पर इन निर्णयों में उस फूड को एग्जेम्प्ट करने का कहीं उल्लेख नहीं मिला। मेरे विचार से इंडोर पेशेंट को जो एस्टेब्लिशमेंट फूड दे रहा है वो भी लायबल टू जीएसटी नहीं होगा। अब जैसा सिंगल जी ने उल्लेख किया कि जो हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड्स हैं, उनके जो उपकरण हैं उन पर भी टैक्स जीएसटी लगा रही है। भारत के 70 साल के इतिहास में किसी राज्य ने कभी भी सेल टैक्स नहीं लगाया। लेकिन गौर करें, पार्ट्स, क्रचेस, व्हील चेयर, वॉकिंग फ्रेम, ट्राइसिकल, ब्रेलर एंड आर्टिफिशियल लिम्ब के पार्ट्स जो हैं वो 5% टैक्सेबल हैं। यानी व्हील चेयर 5% टैक्सेबल नहीं, उसके पार्ट्स, यानी वो जो उस व्हील चेयर बनाने में काम आएंगे, केवल वो। जब व्हील चेयर बनेगी तो वो तो अपने एक नई कमोडिटी हो गई, वो अपने हिसाब से फिर टैक्सेबल होगी। ये जीएसटी का तोहफा है सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसे ही तमाम तरह की बीमारी जैसे आर्थोपेडिक, सर्जिकल बेल्ट, ट्रसेस, स्प्लिंट्स एंड फ्रैक्चर अप्लायंसेस एंड आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो 12% की दर से कर योग्य है। और जो छूट गया वो 18%। यानी हाँ, कुछ उन्होंने कृपा की है, हियरिंग एड्स को एग्जेम्प्ट किया है। ये नहीं कि जीएसटी को पता नहीं कि हमको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, हियरिंग एड्स एग्जेम्प्ट है कान में लगाने के लिए। ये नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून नंबर 2/2017 द्वारा हियरिंग एड्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर हम भारत के संविधान पे आ जाएं तो संविधान के प्रारूप में कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 38(1) और 39A में उन्होंने कहा कि राज्य इन कमजोर लोगों के प्रति विशेष नीति बनाएंगे। लेकिन नहीं लगता कि जीएसटी वालों को इसकी परवाह है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महेश गुप्ता एंड कंपनी वर्सेस यशवंत कुमार अहिरवार एंड अदर्स AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 3136 में आर्टिकल 16 पर विचार करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में अपने दायित्व के लिए अपेक्षित कार्य करना चाहिए।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सचेस्ट है। उन्होंने द पर्सन विद डिसेबिलिटीज ब्रैकेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 भी बनाया। कानून बनते हैं पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1993-2002 ने बीजिंग में 1 से 5 दिसंबर 1992 को कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें भी भारत सरकार ने वचन दिया कि फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन द एशियन एंड पैसिफिक रीजन हम कार्य करेंगे, लेकिन कानून बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि जीएसटी जो है वो भारत के कानून से ऊपर कोई चीज है। ये बात अभी और आगे जब हम सैनिटाइजर पे आएंगे तो स्पष्ट होगी कि जीएसटी पर कोई कानून नहीं लगता। भारत का किसी कोई संधि, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन में कोई कमिटमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो, जीएसटी इन सबसे ऊपर है। तो क्या ये सरकार के भीतर सरकार चल रही है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर होइए, पर जब हाथ अलग चलेगा, पैर अलग चलेगा, दोनों टांगे अलग चलेंगी, जैसा आप सैनिटाइजर में देखेंगे, तो आदमी खड़ा कैसे होगा? आत्मनिर्भर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब मैं सैनिटाइजर पर आ रहा हूं, शायद आज का सबसे अपेक्षित विषय। इसमें जो है आप लोग डेट चाहे तो नोट कर सकते हैं। 21 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 30 जून तक सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया, यानी उनको चिंता थी। फिर अगली तारीख है 2 अप्रैल 2020, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा, यानी जिसको आयुष मंत्रालय कहेंगे, उन्होंने अपने अंतर्गत आने वाली सभी चिकित्सा पद्धतियों के निर्माताओं से सैनिटाइजर बनाने का आमंत्रण दिया। यानी गवर्नमेंट की एक विंग जो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सा पद्धति वाले हैं, उनको आमंत्रित कर रही है 2 अप्रैल 2020 के अपने सर्कुलर से क्या आप आइए और सैनिटाइजर बनाइए। 30 अप्रैल को क्या हुआ कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने एचएस क्लासिफिकेशन कोविड-19 के लिए एक लिस्ट जारी की और अपना क्लासिफिकेशन दिया, और उसी में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया, दिस लिस्ट इज प्रोवाइडेड एज एन इंडिकेटिव, नॉट बाइंडिंग, इंडिकेटिव लिस्ट ओनली, एंड inclusions are limited number of items. It does not have any legal status. लेकिन हमारी शुरू से आदत है, हम गोरी चमड़ी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वर्ल्ड WHO लिख रहा है इट हैज नो लीगल स्टेटस, लेकिन नहीं, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ने कहा नहीं, जब सफेद चमड़ी वाले लिख रहे हैं तो ये तो कानून है ही है। The relevant custom administration in relation to classification of at domestic level in the event of any disease penalty, but उनका कहना है कि आप वर्ल्ड WHO की जो लेवल राज्य हैं उनमें क्या क्लासिफिकेशन है उसको देखा जाए, ये हमारी बाइंडिंग नहीं है। इसी संदर्भ में
मैं महाराष्ट्र राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मुंबई के पत्र दिनांक 29/5/2020 को भी रेफर करना चाहूँगा, जिसमें कि ज्वाइंट कमिश्नर औरंगाबाद ने सैनिटाइजर्स को कहा कि वो ड्रग लाइसेंस ले लें। उसी लेटर में ड्रग कंट्रोलर ने ये स्पष्ट किया कि आयुर्वेदिक निर्माताओं पर ड्रग लाइसेंस लेने का कोई बंधन नहीं है, केवल एलोपैथिक निर्माताओं को ड्रग लाइसेंस वाले को ही माल बेचना चाहिए। इसके बावजूद क्या कहते हैं, करें हम कुछ नया। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऐसे सैनिटाइजर निर्माताओं की डाटा इलेक्ट करने के लिए कहा जो 12% से टैक्स दे रहे हैं, अर्थात उनके हिसाब से ये टैक्स 18% होगा। इसी एक कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 15 जुलाई को भी एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को क्लेरिफिकेशन इशू किया कि जीएसटी अल्कोहल बेस्ड होने के कारण सैनिटाइजर 18% की दर से दे हैं। अब सवाल उठता है कि इसका वास्तविक अधिकारी कौन है ये तय करने का। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में रेलेवेंट स्टेट का ड्रग कंट्रोलर ही एकमात्र रूप से जिम्मेदार है किसी भी पदार्थ को, किसी भी कमोडिटी को ड्रग घोषित करने का या कॉस्मेटिक घोषित करने का। ये किसी भी दूसरे अधिकारी को अधिकार है ही नहीं, न्यायालय को भी नहीं है। न्यायालय में तो जब विवाद जाता है तो न्यायालय ये तय कर देता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये कोई ड्रग कंट्रोलर के अलावा दूसरा कोई ये तय ही नहीं कर सकता कि कोई कमोडिटी मेडिसिन है या नहीं है। यहाँ तो सब मंत्रालय तय कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत एक, उनके अधीन मंत्रालय अलग अलग चल रहे हैं। तो फिर व्यापारी तो उलझन में आएगा, व्यापारी कैसे तय करेगा। अच्छा, अब देखिए, कुल मान लीजिए उनकी बात सही है तो व्यापारी 12% दे रहा है, वो कह रहे हैं 18 होगा, तो ये इवेजन नहीं है, ये तो क्लासिफिकेशन का फर्क है। व्यापारी ने अपनी समझ में 12 दिया और 12 लग ही रहा था 10 साल से, 1-2 साल नहीं, 10 साल से 12% लग रहा था इसमें। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना, सर्जरी पहले होती थी, सर्जरी में सैनिटाइजर लगते ही थे और 50 मुझे अंदाज नहीं कितने लोगों को ड्रग लाइसेंस मिले हुए सैनिटाइजर पर ड्रग लाइसेंस, और वो 12% दे रहे हैं। उनके परचेजर में एम्स है, उनके परचेजर में मिलिट्री कैंटीन है, उनके परचेजर में सारे स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो 12% लग रहा था। इनको रातों रात इल्हाम हुआ कि नहीं ये 18% लगेगा। ये ऐसा ही है जैसे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सीआईडी एक पत्र भेज देता है पुलिस को कि कुछ आतंकवादी राज्य में घुसने की खबर है, हो सकता है वो हमला करें। तो अपना लॉजिक नहीं लगाया, WHO मना कर रहा है, लेकिन WHO की उस लॉजिक में कूद गए कि नहीं 18% होगा। अब सवाल है उसका क्या बेसिस है। अगर आपके पास ड्रग लाइसेंस है, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का निकाला, ड्रग लाइसेंस है तो ये 12% के हिसाब से ही लगेगा। डिपार्टमेंट चाहे जो कुछ भी कहे, उसमें कोई बल नहीं है। और मेरी बात के समर्थन में मैं कृपया नोट करना चाहे तो नोट कर लें, इस्पा हेल्थ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज 20 अप्रैल 2004 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के एक पैरा को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। Thus, if a product comprises of 2 or more constituents,
which have been mixed together for therapeutic or proliferative usage, then it would be a medicament. Then it would be a medicament. अब वहाँ क्या है, अल्कोहल है, उसमें कुछ मिलाया है, तो दो चीजें मिलाई, लेकिन अभी भी वो मेडिकामेंट है. As stated above, the appellant's products were examined by the chemical examiner, who has opined that these products have therapeutic properties. Also, admittedly, these products are used for disinfecting the skin prior to surgery. As per Concise Oxford Dictionary, it mean intending to prevent disease, a preventive medicine or course of action. It is clear that appellant's products are used as a cleanser. मैं फिर पढ़ रहा हूँ. It is clear that the appellant's products are used as a cleanser for cleaning of wounds and abrasions and minor cuts, and to disinfect the skin prior to surgery. They therefore also have prophylactic uses, as the products have therapeutic properties, and polyhydrolytic uses. They are medicament falling under chapter 30, as they fall under chapter 30 by virtue of, फिर नोट करना चाहें, note 1C of chapter 38. They do not fall within chapter 38. तो अब फिर सैनिटाइजर पे आ जाइए. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सैनिटाइजर जो है वो मेडिकामेंट है. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ड्रग लाइसेंस इशू कर रही है, वो कह रही है मेडिकामेंट. एम्स कह रहा है ये मेडिकामेंट है. मिलिट्री कैंटीन्स कह रही है मेडिकामेंट है. सारे स्टेट के परचेजेस कह रहे हैं ये मेडिकामेंट है. तो फिर ये क्या डीजीएसआई कहने से बदल जाएगा? नहीं, कतई नहीं. आप ये देखिए, कोविड में बजाय इसके कि मास्क को और सैनिटाइजर को आप एग्जाम करते, क्योंकि एक गरीब से गरीब आदमी को ये दोनों चीजें इस्तेमाल करनी है, आपने उस पर ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं. मास्क को भी नहीं एग्जाम किया, वो तो कपड़ा है खाली. तो आप ये क्या चाह रहे हैं जीएसटी? कि हम जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो महामारी से पीड़ित हैं, उनसे भी हम पैसा खींच लेंगे, अलग से निकाल लेंगे. अगर हिंदी भाषा में हम यूज करें, अलग से निकाल लेंगे, तो ये तो गलत है. और मेरे हिसाब से इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, मॉरल जस्टिफिकेशन नहीं है, इथिकल जस्टिफिकेशन भी नहीं. लेकिन जो व्यापार कर रहा है वो क्या करेगा? ये उसका, मैं अपने शब्द के प्रयोग के लिए क्षमा चाहता हूँ. दिस इज लाइक एन एनकाउंटर ऑफ द ट्रेडर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग सैनिटाइजर्स, एन अटेम्प्ट टू threaten them unnecessarily without unreasonably. We must fight back against it. It has some. जब once Supreme Court has settled the issue, it is full and final. Intelligence wing is not above and beyond the Supreme Court. It needs no argument at all. Constituents will decide. अगर मेडिकामेंट के टर्म के इंग्रेडिएंट एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट विल डिसाइड द नेचर ऑफ द मेडिकामेंट. जैसे विक्स वेपोरम है, उसमें 2% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, 98% फिलर है. तो सैनिटाइजर में जो अल्कोहल है वो तो फिलर है. फिलर विल नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. इट इज द इंग्रेडिएंट व्हिच आर मिक्स्ड विद द फिलर, दे विल डिसाइड द फाइनल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. And accordingly, any sanitizer which is capable of meeting the basic requirement is medicament.
and liable to be taxed accordingly at the rate of 12% and not 18%. Surprisingly, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रिपोर्ट आई है उसमें डेटॉल का जिक्र है। डेटॉल 1932 में यूनाइटेड किंगडम में बनी कंपनी है, यानी फिर हम विदेशी कंपनी के शरण में जा रहे हैं। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का रिजीम लौट रहा है जीएसटी के माध्यम से? ये एक नागरिक के नाते आर्टिकल 51 में हमें विचार करना चाहिए कि क्या ये जीएसटी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी लौट रही है? आपस में कोई लॉजिक नहीं है। मोदी जी खुद नारा दे रहे हैं, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो अपने अलग अलग हाथ पैर चला रहे हैं। क्यों भाई? और जो कोरोना में आपने क्या मदद दी? गेहूं दे दिया, 18% में आप प्राण खींच रहे हैं उसके। अच्छा, हेल्थ केयर सर्विस चले जाइए, अगर कोई गरीब को गांव से आना है अपने ट्रैक्टर में तो 90 रुपए का वो डीजल भरवाएगा 1 लीटर का। अगर वो एरोप्लेन से जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं है, यानी बड़े आदमी को छूट है। ऐसे ही पिछली बार जब मैंने निवेदन किया था कि आईटीसी देखिए, अगर वो लेके भाग जाए तो आप उसको ढूंढ के लाइए। जिससे आपने परचेज किया वो आपने पे कर दिया, आपके पास सारे प्रूफ हैं, बट दे से नो, वो जमा करेगा तो हम आपको बेनिफिट देंगे। फिर उनका मन नहीं भरा इससे, तो उन्होंने फिर उसमें संशोधन किया कि हम आपको इतने परसेंट देंगे, 5%, 10%, 20%। क्यों भाई? हमारे पास अगर बैंक से पेमेंट के प्रूफ है, हमारे पास माल के आने के प्रूफ है, तो आप कैसे मना कर देंगे? अभी भी उनका मन भरा, तो उन्होंने कहा अच्छा हम 1 साल डेफर कर देंगे आपका, वो भी प्रोविजन लिया। तो ये क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है इस ढंग का कानून बनाना? कि आपके जो मन में आ जाए, आप हर वक्त व्यापारी को चोर मान रहे हैं। जीएसटी की शुरुआत ही इसी से। इसके साथ मैं आज के इसको विराम दे रहा हूं। अगर कोई प्रश्न है तो मैं प्रस्तुत हूं उत्तर देने के लिए। धन्यवाद शर्मा जी। आपको धन्यवाद, मुझे सुना, मौका दिया, मैं अपने मन की बात कह पाया। मोदी जी वाली नहीं, कानून के मन की बात। नहीं, मन की बात तो बहुत गहरी थी आपकी, और यहाँ पे फर्क यह है कि हमें आपसे इंटरेक्शन भी करने का मौका मिलेगा, और आपकी बात तो बहुत विचारणीय है। और मैं अपने साथ अब फिलहाल जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीके गांधी जी को कि वो भी हमारे साथ ज्वाइन इन करें। डीके जी, यू आर देयर? Yes, sir. Good evening, all, sir. Am I audible? Oh yes, very well. Sir. आनंद सिंघल जी, विजिबल बोथ। Yes, yes. आनंद सिंघल जी, आप भी अपना अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ। मैं और एक सेकंड गांधी जी, एक सेकंड। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने जो प्रश्न है वो नीचे चैट बॉक्स में डाल दें, और या उधर जो पार्टिसिपेंट बॉक्स है उसमें हैंड रेज करें। हम जल्दी से इसको टेकअप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। गांधी जी प्लीज। हाँ सर, रेस्पेक्टेड ऑल, मैं शर्मा साहब आपका भी ना ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और सभी लोगों का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये प्रेस नोट अभी जिक्र किया, उसका जो नीचे रीजन दिया, ऊपर तो डेटॉल की बात कही, वो तक तो ठीक थी, लेकिन जो रीजन दिया है वो कितना इंटरेस्टिंग है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, देन वील बी डिस्कसिंग। वो कहते हैं कि reducing the GST rate on sanitizer and other similar items would lead to an inverted duty structure and put the domestic manufacturers at disadvantage vis-a-vis importers. Lower GST rate help imports by making them cheaper. This is against the nation's policy on Atmanirbhar Bharat. Consumer would also eventually not benefit from the lower GST rate if domestic manufacturing suffers on account of inverted duty structure. सर, ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ये हम सेल्स टैक्स वालों के लिए थोड़ा सा नया जरूर है, लेकिन इसका जो अर्थ मैं समझ पाया हूँ कि रिफंड देने में अगर डिपार्टमेंट को तकलीफ हो कि उनको रिफंड देना पड़े, तो वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता है कि उनको 18% आपका इनपुट था, 12 अगर कर दिया, 6% इन्हें लौटाना पड़ेगा,
तो इससे इनको तकलीफ होगी और इससे कंज्यूमर को भी नुकसान हो जाएगा। जो ये बात कह रहे हैं, इन्होंने केवल आत्मनिर्भर शब्द यूज करके प्लीज कर दिया पीएमओ को। उससे वास्तव में बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा उसको देखने का भी काम इन्हीं का है 171 में एंटी प्रॉफिटियरिंग में, एज फार एज सैनिटाइजर इज कंसर्न। नंबर 1 सर। और दूसरा एक लेटेस्ट सर एक और न्यूज है कि ये चैलेंज हो गया है सर सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्टली रेट ऑफ टैक्स अहमदाबाद की एक फर्म ने कर दिया सर। ये अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी ने, रीजेंट हेल्थ केयर ने, कि ये 12% ही होना चाहिए ऑन दोज प्रिंसिपल विच अभी शर्मा साहब ने कही है। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन आया है, मैं उन लोगों और से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ लोगों ने हैंड रेज फिजिकली करा हुआ, फिजिकली की आवश्यकता नहीं है, आप जो है उसमें चैट बॉक्स में वो जो पार्टिसिपेंट्स बॉक्स है उसमें हैंड रेज कर लीजिएगा, और यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन डाल सकेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा। तो एक क्वेश्चन आया है पहला श्री हर्षरूप गुप्ता जी का हमीरपुर से। इसे सर, वेदर अल्ट्रासाउंड एक्सरे पैथोलॉजी सर्विसेज इन नर्सिंग होम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? शर्मा जी प्लीज। They should be exempted from Yes, GST. yes. Proper. Provided one, that services has been provided by recognized medicine practitioner. अगर वो कंपाउंडर्स करा के लाते हैं तो नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अगला एक सवाल पूछना चाह रहे हैं मनीष बरवाल जी, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मनीष जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, पूछिए आप प्लीज। हेलो, नमस्कार। जीएसटी काउंसिल वो है नहीं एक्चुअली, वो 12% भी हम लोग फिनिश गुड्स पे ड्यूटी देते हैं, जीएसटी देते हैं, तो उससे काफी कम 8-9% भी क्रेडिट नहीं मिलता रॉ मटेरियल पे। कहने का आशा ग्राउंड ठीक नहीं है उनका, वो रीजनिंग दी है उन्होंने। जीएसटी में तो कहीं है ही नहीं कि आपका इनपुट क्या रेट है और उस पर आउटपुट का रेट डिसाइड होगा। ये तो कभी सोते सोते कोई भी इल्हाम हुआ होगा और फार्मूला निकाल रहा है, और आप देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री निकाल रही है और प्रेसिडेंट पीआईबी को दे दिया उसने। Whether finance ministry is competent to determine the classification of any product? My first question. And I again repeat, it is only the controller of the state who is the competent authority to determine whether a product will fall under this category or that category. Right. थैंक यू सर। मरीज जी और कुछ नहीं, बस आपने को अनम्यूट कर, आपने को म्यूट कर लिया प्लीज उधर से। सिद्धू साहब कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड कर रहे थे आप इसमें? सर वाकई जो है जिस तरह से नए दरवाजे खोले हैं आपने आज, वो विचारणीय है। हम अधिवक्ता को इस तरफ भी सोचना चाहिए हमेशा। एक मैंने पहले भी कहा था कि फॉलो नहीं करना है हमको, सिर्फ हमारा ये भी दायित्व बनता है। अगर हम अधिवक्ता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, तो ये भी हमारा होगा कि हम इस पर तरफ भी देखें। एक बात आपने अभी कही थी, मैं कहा फूडिंग के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। देखिए, फूडिंग के बारे में भी इन्होंने ये एडमिट किया है। एक्चुअली यही जो आर का जजमेंट था, इन्होंने कहा एनीथिंग, कंज्यूमर्स को भी लिया इन्होंने सारा, कि बाय वे ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और केयर बाय इलनेस इंक्वायरी, मतलब कोई भी चीज का अगर रिक्वायर्ड है उसमें, कोई भी चीज, फूडिंग भी इन्वॉल्व है उसमें। ये इसमें दिया है इन्होंने, टेरा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इन रे 2020-72 NTN is very clear. Yes. Nowhere it is controversial. But some of the professionals all over India were able to convince the doctors, no, you divide, create an imaginary line between patients indoor and outdoor. And they themselves have opened a shop of their relative, handed over to their relative to run it, saying that it is a separate entity. But it is not legally possible
to create an entity within the establishment. It is all wrong, absolutely wrong. And I think all of listeners, one or the other way, must have suffered because of it. Going himself or parents or relatives. We should oppose it. We should draw attention of the directorate that you are wasting the energy on sanitizer rather than you scan the medical establishment. Why they are not following it? Why they are not giving benefit to the people at large? प्रॉपर करेक्ट। हॉस्पिटल ओन्ड कह रहे हैं वो बार बार, जरा सा आपने जो बात कही हॉस्पिटल ओन्ड कह रहे हैं वो, कि जो चाहे वो आपकी फूडिंग की फैसिलिटीज हो, चाहे वो फार्मेसी हो, वो हॉस्पिटल ओन्ड है। नहीं, वो ऐसा नहीं। देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी काट उन्होंने ये निकाली है जो गलत है, 100% गलत है। वो ठेके में दे देते हैं फूडिंग किसी को, फैक्ट यही, और दवा भी ठेके में दे देते हैं। ठेके माने उस जगह का किराया ले लेते हैं, तो कहते हैं साहब ये दूसरा है और हाँ हम तो इससे अलग हैं। आपकी अगर आप महापालिका एक्ट में जाइए और ओरिजिनल जब उनको लाइसेंस मिला वहां पर अस्पताल खड़े करने का, तो क्या उसमें इसका जिक्र है? नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये कानूनन अपराध कर रहे हैं और उस गरीब और बीमार रोगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे 18% ले रहे हैं। तो सर क्या है बात का मैं समझू ये कि जो हॉस्पिटल्स में अलग से नर्सिंग मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, इनको अलग से नहीं, अवैध है। और मतलब अवैध तो उस एंगल से हो गया कि इसका परमिशन नहीं है वहां पे अंदर मेडिकल स्टोर खोलने की, नहीं एक। और दूसरा जो है कि इनको मेडिकल जो इसकी जो मेडिसिन की कॉस्ट है, इसको डिस्पेंसिंग की तरह अपनी उसमें ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना चाहिए, तो जीएसटी बच सकता है इसके ऊपर। लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। प्लानिंग का पार्ट ये हो सकता है कि अगर उसको उसमें इंक्लूड करें तो आप बच जाएंगे उससे, जीएसटी से कंज्यूमर को दवाई सस्ती पड़ेगी। नहीं है, सम ऑफ आवर प्रोफेशनल्स, आई वोंट नेम दैट क्लास, Gandhi is smiling because he understood. Yes. They were able to convince the doctors that if you will follow it this manner, GST people will not come to your establishment. Unfortunately, at that time we lacked. Honestly. And we are still suffering for that. बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि ये कहीं ना कहीं हमारी तो लैकिंग है एज अ कम्युनिटी, एज अ प्रोफेशनल, और दूसरे लोग उस पर हावी कर गए कि एक बड़ी अजीब सी सिंपल सी, क्योंकि उधर की प्लानिंग तो यही रहती है, प्लानिंग कोई नहीं होती, कहते कंप्लायंस कर दो, अपनी जान छुड़ाए रखो। और ये जो टैक्स था, टैक्स बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे, पेशेंट पे पड़ गया, जो टैक्स बर्डन अवॉइडेबल था। तो ये एक बहुत 12% की जो है ये अवॉइडेबल था। तो खैर इस बीच में राय साहब के दर्शन हुए, उनको राय साहब आपसे कुछ कहना भी चाह रहे थे, देखो दर्शन अपने आप हो गए, अभी माइक ऑन भी नहीं किया, अपने आप दर्शन हो गए। राय साहब आइए प्लीज, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे प्लीज। नहीं, मैं कुछ कहना तो नहीं चाह रहा था, बिल्कुल सही बोला है शर्मा जी ने। देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है, और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि हमारे यहाँ जो टैक्स की व्यवस्था है हिंदुस्तान के अंदर, वो शोषण वाली है। वर्चुअली मैं अशोका से लगाई भारत के कर व्यवस्था का अध्ययन कर रहा था, यद्यपि मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं रहा हूं, लेकिन शौकिया मैंने देखा तो सब कुछ जो है राज्य नियंत्रित करता था, और वो निर्देश देता था, नियम बनाता था कि आप ऐसे ऐसे कार्य करो, और उसके कारकुन और कारिंदे जो उस हिसाब से करते थे। जब मुगल इन्वेजन हुआ तब स्थिति बदली, तब ये हुआ कि जितना लूट सकते हो लूटो, मुझे हिस्सा दो, कुछ अपने रखो। मुगल इन्वेजन जब थोड़ा मराठों का शासन आया तो उन्होंने दुरुस्त करना चाहा, लेकिन दुरुस्त नहीं कर पाए, तब तक फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने भी वही टेंडेंसी रखी। तब आप यही समझ लीजिए कि
इन्होंने छोटे छोटे एक्ट बनाए। आप ध्यान रखिए, सेंट्रल एक्साइज एक्ट क्या है, कैसे बनने का है, लेकिन पूरी शक्ति दे दी अधिकारियों को। सब आप नियम बनाओ, आप टैक्स रेट निर्धारित करो, सब कुछ करो। वही सर्विस टैक्स, वही रास्ता फिर आया। दरअसल हिंदुस्तान कभी स्वतंत्र हुआ नहीं था। ये तो ट्रांसफर ऑफ राइट टू रूल द कंट्री है। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इंग्लैंड ने कोई कानून बना करके हैंडओवर नहीं किया था। इंग्लैंड ने कानून बनाया टू ट्रांसफर द राइट टू रूल द इंडिया। उस रूल के तहत उन्होंने ट्रांसफर किया। अब आप देखेंगे कि उनके वक्त के जो आईसीएस अधिकारी थे, उनका सख्त निर्देश था उस ट्रांसफर रूल में कि इन्हें आप रिटायर नहीं करेंगे, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और 92 साल 93 साल की उम्र तक वो आईसीएस अफसर काम करते रहे। कई लोग तो अनचेयर मरे हैं ऑफिस के। तो ये व्यवस्थाएं जो चली आ रही हैं, ये बदली नहीं। वही हालत हुआ जब सर्विस टैक्स लगा, तब भी सारा कुछ दे दिया उन्हीं अधिकारियों के जिम्मे जो ध्वंसावशेष हैं ब्रिटिश हुकूमत के। एक तरह से मैं मानता हूं उनको, इससे उनका तो यह है कि हम कितना अधिक शोषण करें, कुछ हम भी अपना कमाने का रास्ता बनाएं और सरकार खुश हो जाएगी कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम शोषण कितना कर रहे हैं ये तो सरकार पूछेगी नहीं। नरेंद्र शर्मा जी ने कहा नहीं कि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं, उनके मंत्रिमंडल, हर मंत्रिमंडल अलग अलग निर्णय लेते हैं। तो यहाँ तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, थोड़ा आगे बढ़ करके, कि केवल मंत्रिमंडल ही नहीं अलग अलग निर्णय ले रहे हैं, उन मंत्रिमंडल के तहत आने वाले जो अधिकारी हैं वो भी मनमानियां कर रहे हैं। खूब मनमानी हो रही है। और ये बहुत सी चीजें हैं, दैनिक उपयोग की बहुत सी दवाएं हैं। आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेदा है। अभी मैं क्लासिफिकेशंस देख रहा था, आयुर्वेद की कई दवाओं को कह दिया गया कि ये दवा की श्रेणी में नहीं आता है। तो हैं ये सब चीजें, उस पर एक विस्तृत विवेचना की जरूरत है। इस पर विस्तृत विवेचना चाहिए। एक इसके ऊपर व्हाइट पेपर गवर्नमेंट को भेजिए आप। जो जिन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं को बाहर किया हो तो मुझे उपलब्ध करा दीजिए, अगर ऐसा कोई कागज है। क्योंकि अरे आप ये देखिए, रामदेव की दवा को क्या कह दिया उन्होंने। आप उसको एनर्जी बूस्टअप कह सकते हैं, वो उसको दवा नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है, ड्रग एक्ट में दवा किसको कहेंगे ये निर्धारित है। अच्छा, कोविड-19 की अभी कोई दवा, फिर देखिए मैं उसी बात पे लौट रहा हूँ कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब ईस्ट इंडिया नहीं, अब तमाम मल्टीनेशनल का गिरोह आ गया है अंदर और वही संचालन कर रहा है भारत का, मालूम है। तो उससे क्या गलती हुई, उन्होंने कोविड-19 की दवा बता दी उसको, जबकि उनको जो आयुष मंत्रालय से लाइसेंस मिला था वो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का मिला था। उन्होंने अपने वक्तव्य में उस बात को बदल दिया। ये रामदेव जी से गलती हुई है। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है वो भी दवाई है। वो है। आप जितने विटामिन हैं, जो एलोपैथिक में जो नाम दिए गए हैं विटामिन के, वो क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता ही तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनको आप दवा मानते हैं। वो दवा की श्रेणी में है, वो दवा की श्रेणी में है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो दवा की श्रेणी में है। वही दवा मानते हैं ना, दवा की श्रेणी में मानिए, दवा मानते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, आप समझ रहे हैं, अभी मल्टीनेशनल ने इजाद नहीं की, रामदेव जी पहले कूद गए, उनको समझ दे सकते थे वो। सर नहीं, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी बूस्टर 100 रुपए की एक टैबलेट मल्टीनेशनल बेच रही है,
वो इम्यूनिटी के नाम से बेच रही है, लेकिन 18 रुपए सरकार को दे रही है, तो वो इम्यूनिटी के नाम से एक गोली बेच रहा है 100 रुपए की, दिन में 2 बार खाइए। और सर मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, हाँ, सफेद चमड़ी को इम्यूनिटी है। यस हमारा संस्कार ऐसे हैं, हमारा जिगर ऐसा है, सब सफेद चमड़ी को इम्यूनिटी मानते ही है। ये बात दूसरा कोविड नहीं मान रहा है, कोविड नहीं मान रहा कोविड ने सबसे ज्यादा उन्हीं को गिराया है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया आज चर्चा जो है हेल्थ केयर के जीएसटी और हेल्थ केयर से लेकर पूरी हेल्थ केयर पे हो गई है। ये खूब आनंद आ रहा है। मैं एक सवाल होने में एक हैंड रेज है बहुत देर से, एडवोकेट नवीन जैन बिलासपुर से, ये बहुत देर से हैंड रेज करके बैठे हैं। नवीन जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। सबको नमस्कार साहब पहले, और आप सबका ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने आप सबको नमस्कार और ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं सिर्फ जो आपकी मनमानी की बात है उस पर, मतलब जो अधिकारियों की मनमानी उस विषय पे कुछ कहना चाहूँगा और एक सूचना भी इस माध्यम से देना चाहूँगा। जैसे 3 अप्रैल 2020 को नोटिफिकेशन नंबर 35 इशू हुआ था, उसमें बहुत सी चीज़ों की डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। उसी क्रम में जैसे कंपाउंड से जो लोग कुछ बाहर हुए थे 31 मार्च को, उनके लिए 30 अप्रैल तक लास्ट डेट थी, लेकिन 35 नोटिफिकेशन के हिसाब से वो डेट बढ़ जानी चाहिए थी। मेरे भी एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ। आप ये समझिए इनकी मनमानी का आलम ये था कि मैंने इतने इनको मेल करी, कभी सीबीआई से भी करी, कभी जीएसटी पोर्टल से बात करी। ये कहते थे कि साहब इसका कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन ही नहीं है। जबकि 35 नोटिफिकेशन का हवाला देता था, वो कहते थे आपके साथ डेट नहीं बढ़ी, वो 30 अप्रैल थी। इवन जब थक गया मैं इसके अंदर, तो मैंने जाकर फिर जीएसटी कमिश्नर को और जितनी भी जीएसटी काउंसिल को सबको मेल करी, तब जाके सर आज सुबह ही वो पोर्टल खुला है। तो ये मनमानी की आप देखिए पराकाष्ठा देखिए कि जिन लोगों ने अपना स्टॉक रखा होगा, हो सकता है रिलीज कर दिया, उन्होंने कंपाउंड में बिक्री दिखा दी हो, उनका क्या टैक्स खत्म होगा उस चीज में, आईटीसी खत्म हो गई हो, तो वो क्या अवेल ही नहीं कर पाए होंगे अब तक, जो उनको पहले ही खोल देनी चाहिए थी। तो मैं इस माध्यम से आपने एक बात की जिक्र कर दी। ये बताइए कि बाढ़ तो आती है हर साल, जी भारत के एक बड़े हिस्से में आती है। जी अब उस बाढ़ में अगर आपका सामान खराब हो गया, या लॉकडाउन में वो पेरिशेबल गुड्स खराब हो गए, उसका जीएसटी में कोई बेनिफिट नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। मतलब अगर तुम मल्टीनेशनल से मुकाबला कर सकते हो और उनका नौकरी करने को तैयार हो भविष्य में, तो ही तुम जिंदा रहने देंगे, नहीं तो तुमको हम निपटा देंगे। देखिए थम्स अप का क्या हुआ, आज कोका कोला दौड़ा रहा उसको, इंडियन ब्रांड था, अब कोका कोला ने खरीद लिया 200 करोड़ में। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे यहाँ एक तरीके से आ रही है वो यहाँ। मुझे बार बार वही दिखता है जी। और ये जो कुछ जीएसटी वाले लोग हैं, ये उसके अगुआ हैं लाने में। धन्यवाद सर, आपने बड़ा अच्छी व्याख्या की। गांधी जी मैंने दिल का दर्द बयान किया, आपने सबका दिल का बयान करा है। चलिए अच्छी बात है। गांधी जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, थैंक यू सो मच। अरे कुछ तो बोल दीजिए सर। बोलना ये है, जो बोलने की बात है वो आपने सबको जो है मार्ग दिखा दिया, और मैंने उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट भी डाली है कि जितने इश्यूज आज आपने रेज करिए हैं, इसको हमने बहुत फायर तरीके से जो है आगे रिप्रेजेंटेशन भी देना है, उसे लेके भी जाना है टू द हाईएस्ट लेवल। बोल दीजिए आप उसके नोडल, आजकल एक शब्द बहुत चल रहा है नोडल ऑफिसर। यस सर। तो आप हमारी तरफ से नोडल एडवोकेट हैं, जो इशू रेज होगा मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है सर, ठीक, राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सब पकड़ लेते हैं नोडल अफसर, अब कोविड नोडल हो गए, सब नोडल ही हो जाते हैं। इनके इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत कमजोर है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आनंद सिंह जी से कि जरा सब्जेक्ट को वाइंड अप करें प्लीज। थैंक यू विक्रम भाई। अब जहां शुरुआत भी थी तो अंत का भी दायित्व दिया है। शर्मा साहब, इतनी अच्छी जानकारी और बड़े व्यवहारिक अंदाज में, बहुत सूक्ष्म सरल शब्दों में जिस तरह से आपने हम सबको जो है लाभान्वित किया है, इनलाइटेंड किया है और एक नई दिशा दी है
हम उस पर चलने के लिए बिल्कुल अपने आप को प्रतिबद्ध करें। यही हमारा निश्चित रूप से हम अपने साथ तभी अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, इस प्रोफेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर हम इसको यहीं सुन करके समाप्त कर देते हैं तो शायद ये न्यायोचित नहीं होगा और हम भी इससे अपने आप को संतुष्ट नहीं महसूस कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर और बड़ा अच्छा। और भविष्य के लिए कोई जब होगा हमें तो आपकी सेवाएं हमें उपलब्ध होंगी, इसी विश्वास के साथ। क्षमा करिए, नोडल एडवोकेट हमने बना दिया। मैं ज्ञान ज्योति की बात कर रहा था सर। ज्ञान ज्योति नोडल एडवोकेट हमारे गाजियाबाद वाले हमारे गांधी जी, डीके गांधी। गांधी जी वैसे भी इस देश के ज्ञान ज्योति नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ये बात दूसरी है कि बाद की पीढ़ियों में वो ज्योति थोड़ा बुझ रही है। वो सर पहले वाले नाम बुझ रहे हैं सर, पीछे वो उसकी भी ब्रांड वैल्यू अभी और 50 साल है सर। वो यूएसए की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यूअर ने कहा है कि गांधी नाम का जो ब्रांड है अभी 50 ईयर और इसकी लाइफ है। इसीलिए सबको नाम लेना पड़ता है, महात्मा गांधी का भी। बहुत खूब, धन्यवाद सिंघल साहब, धन्यवाद शर्मा जी। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से कि वो आए और मीटिंग को फॉर्मली क्लोज करें। अरविंद जी प्लीज। धन्यवाद विक्रम जी। क्या सौरभ जी नहीं है क्या? लोग सौरभ जी को भी देखना चाहते हैं, उन लोगों की बड़ी इच्छा है। और दूसरी बात ये, सुशील मौर्य जी ने हाथ हैंड रेज कर रखा है, बड़ी देर से दिखाई पड़ रहा है। मेरे वो फिजिकली हैंड रेज कर दिया और उन्हें उसमें मेरी नजर नहीं जा पाती, आई एम सॉरी। चलो सुशील जी को एक बार बुला लेते हैं, एक सेकंड। हेलो सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। ये तो आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया इसलिए कि हमारे यहाँ भी थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और 5 बजे का ही लॉकडाउन का समय था और वो थोड़ा आते में 5:30 तक तो आ गया, बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया, थोड़ा लेट में अटेंड कर पाया। बाकी चूंकि हमारी ज्ञान अधूरी रह गई और मैं अभी रेट वेट के ऊपर कुछ चल रहा था तो वही उससे संबंधित हमको कुछ कहना था कि सर आपने कुछ भी, सॉरी अगर आपने कुछ वैसे मिस किया है रेट वगैरह पे, हम रिकॉर्डिंग स्ट्रीम भी यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, आप वहां जरूर चेकअप कर लीजिएगा। हाँ, नहीं ठीक सर, उसको तो मैं देखूंगा ही। कहना ये था कि रेट को लेके अभी बात हो रही थी सर, जैसे दवाओं पे वो हर जगह वो चीजें हैं। अभी आज ही हमने जो है कुछ सामान मंगवाया तो अब उसकी एमआरपी 86 रुपीज है, बट मान लीजिए हमें वो चीज मिल गई 23 रुपए की, वो ठीक बात है। जैसे हमने मंगाया कोई भी घर का सामान, जैसे लिया बेसन लिया, सूजी लिया, तो उस पे सूजी पे 48 रुपीज एमआरपी है और मिलती है 23 रुपीज की हमें। बाकी पब्लिक को तो वो मिली 48 और 42, 43 की मिल रही है। तो वो रेट की प्रॉब्लम तो है सर, वो लोग आप लोग आके देखेंगे ही। तो बस थोड़ा सा यही कहना था, अगर हमसे भी कुछ चाहते हो कि रेट के संबंध में दें तो सारी चीजों का रेट हम दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास चूंकि मंगाते हैं और आता रहता है। तो आज मैं चूंकि लेट में ज्वाइन किया, इस वजह से बहुत कुछ नहीं सुन पाया। अभी यूट्यूब पे हम सुनेंगे उसको। बाकी सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, जितनी देर भी अटेंड किया। थैंक यू अध्यक्ष जी और विक्रम भाई को खास तौर से। और अब ये गलती मैं आगे नहीं करूंगा, नेट की व्यवस्था पहले ही करके रखूंगा। थैंक यू सुशील। एक निवेदन मैं भी करना चाहता हूँ जी सर, अपने नोडल एडवोकेट महोदय से। अगर 46 की चीज 23 रुपए मिल रही है तो आप सब अधिवक्ताओं के ऑर्डर बुक कर लीजिए, मिला देंगे। सर हम तैयार हैं सर, हम तैयार हैं सर, बिल्कुल तैयार हैं। और मैं ब्रांड का नेम भी बता देता हूँ, बेल कोलू का ब्रांड नेम है। आप डीके गांधी जी को बता दीजिएगा, वही नोडल एडवोकेट वही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू वेरी मच। आंख तैयार रही है, लिस्ट आ रही है, मैंने भी मैडम को बोल दिया लिस्ट बना ले, जो जो रिक्वायरमेंट है पूरी बार की कलेक्ट होकर आपके पास आने वाली है। थैंक यू। अरविंद जी, माइक ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद। हमारे आदरणीय शर्मा जी ने एक बार फिर ये साबित किया कि अधिवक्ता जो होता है वो युगदृष्टा होता है।
समय की धारा के साथ जो समाज में समस्याएं होती हैं ये उठाना और उस पर चर्चा करना और समाज को जागरूक करना, ये अधिवक्ता का बहुत बड़ा दायित्व होता है। आदरणीय शर्मा जी ने एक बार फिर वो काम किया है और अभी बातचीत में ये बात आई कि इन चीज़ों को हम लोगों को वास्तव में शासन तक और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को ये अवगत कराने की जरूरत है कि आपके ये जो कार्य हैं, आपके ये जो कदम हैं, वो निश्चित रूप से समाज के लिए अनुचित है। हम आप सबके सहयोग से इस विषय को रखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सकारात्मक, बहुत दिनों बाद हम सारे लोग मिले, बड़ा सकारात्मक ये हम लोगों का प्रयास रहा है। हमारे विक्रम भाई और हमारे गांधी जी, आनंद जी, पूरा सारे लोगों ने मिल करके एक बार पुनः इस कार्य को किया। इस सबके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।